कि अरे आपने प्रधानमंत्री से तो सवाल पूछा ही नहीं, आखिर फिर सवाल आपका कड़ा कैसे होगा। इसमें 7 MBBS की डिग्री परस्यू करने वाले लड़के थे। जिस स्कूल में सेंटर बना उसके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इन्वॉल्व थे और कुछ ऐसे लोग जो उस इलाके में अपना प्रभाव रखते थे। इसी वजह से जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने पूरी परीक्षा को रद्द करने से यही कहते हुए इनकार किया कि यह सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं था, इसके पीछे कोई नेशन वाइड नेक्सस नहीं था। यह पूरा भ्रष्टाचार का नेक्सस इसीलिए सांस लेता है, इसीलिए जिंदा है, क्योंकि हमें लाइन तोड़कर कोई काम कर लेने के बाद की आत्मश्लाघा का आनंद सबसे सेक्रेड लगता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं और उनके परिजनों ने मुलायम सिंह यादव को सरकार में लाया और वो कानून खत्म हो गया। और NSSO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कम से कम 7 करोड़ छात्र किसी ना किसी तरह से कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं। इस अध्यापिका के पास बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों की पूरी पहुंच थी और उसने इस नियुक्ति का फायदा अपने कोचिंग के प्रीमियम स्टूडेंट्स को देने के लिए उठाया। अब तक कुल 9 लोगों को CBI ने गिरफ्तार किया है और ये सारे कोचिंगों में पढ़ाने वाले मास्टर हैं। NTA की कार्यप्रणाली में समस्याएं हैं और उसमें कई बातें हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना जरूरी है। जब तक सिर्फ आप सरकार पर दोष मढ़ते रहेंगे तब तक आप उन असली गुनहगारों को बचाते ही रहेंगे। देश में जब भी किसी भी पेपर लीक का मामला सामने आता है तो सबसे बड़ा सवाल सरकार पर दागा जाता है। लगभग सभी हेडलाइंस में गुनहगार नंबर 1 सरकार को ठहरा दिया जाता है। प्रधानमंत्री से सीधी बात और कड़े सवाल पूछे जाने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि इन कड़े सवालों की आड़ में वो असली गुनहगार अक्सर छुप जाते हैं जो पैरासाइट की तरह इस सिस्टम से चिपके हुए हैं और उसे खोखला कर रहे हैं। उस सीधी बात में कभी वो जवाब मिल ही नहीं पाता कि असली गुनहगार कौन है। कौन है वो लोग जो दिल्ली IIT और IIT बॉम्बे जैसे बड़े संस्थानों से बनकर चले पेपर को हजारों किलोमीटर की दूर की सुरक्षित यात्रा के बाद हजारीबाग या लातूर या बलिया के एक एग्जाम सेंटर में पहुंचने पर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले निकालकर लीक कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप पिछले 50 साल में लीक हुए एक भी पेपर को लीक करने वाले मास्टरमाइंड का नाम बता सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो सामान्यतः इस शोर में नहीं पूछा जा सकता। इसके खतरे हैं कि कह दिया जाएगा कि अरे आपने प्रधानमंत्री से तो सवाल पूछा ही नहीं, आखिर फिर सवाल आपका कड़ा कैसे होगा। लेकिन हम उन सवालों को पूछेंगे। मैं अपनी बात प्रदीप सैनी की एक कविता से शुरू करना चाहता हूं कि आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की आलोचना उससे थोड़ा मुश्किल है, विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, भले ही वो कविता में हो या जीवन में। इस वीडियो में आपको मैं पेपर लीक के मसले पर प्रधानमंत्री से थोड़ा दूर और हकीकत के थोड़ा करीब, स्थानीयता के थोड़ा करीब लेकर चलूंगा। आपके साथ पेपर लीक की समस्या को थोड़ा प्रैक्टिकल ढंग से समझने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। पिछले 5 साल में नीट के कम से कम 2 एग्जाम्स पर पेपर लीक का साया मंडराया है। एक ताजा मामला है साल 2026 का और दूसरा मामला है साल 2024 का। मैं पहले आपको 2024 में लेकर चलना चाहता हूं। मामला है नीट के पेपर लीक का और मैं जो भी आपको बताऊंगा वो CBI के हवाले से आई जानकारी के आधार पर बताऊंगा। 24 लाख स्टूडेंट्स ने 5 मई 2024 को देश के अलग अलग हिस्सों में एग्जाम दिया। 4 जून को रिजल्ट आया और पता चला कि 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए। और अधिक चौंकाने वाला मामला यह था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के थे। बवाल हुआ और मामले की जांच की मांग होने लगी। जांच का आदेश हुआ और जब जांच आगे बढ़ी तो एक खतरनाक कहानी पता चली। पता यह चला कि 5 मई को पेपर के करीब 1 घंटे पहले झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में सेंटर बना हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और सेंटर के सुपरिटेंडेंट ने पंकज कुमार उर्फ आदित्य नाम के एक व्यक्ति को कुछ पैसे लेकर परीक्षा से कुछ घंटे पहले स्ट्रांग रूम जहां पर पेपर रखा हुआ था उसमें एंट्री दी थी। CBI की रिपोर्ट के मुताबिक उस स्ट्रांग रूम में 2 दरवाजे थे। मेन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और जानबूझकर पिछला दरवाजा खुला रखा गया था। 8:02 सुबह में पंकज को उस कमरे में घुसाया गया और 1 घंटे 20 मिनट यानी करीब 9:23 पर वो उस कमरे से बाहर निकल गया। इस दौरान उसने पेपर का एक्सेस हासिल किया, उसकी फोटो ली और अपने नेटवर्क को भेज दिया। फिर वहां से उस पेपर को 7 MBBS क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भेजा गया। ये सभी छात्र एम्स पटना, रिम्स रांची और अन्य बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एनरोल्ड थे। इन्होंने पेपर सॉल्व किए और इनके जरिए टोटल 155 नीट का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को अनैतिक फायदा पहुंचा। इन्होंने ये पेपर खरीदा।
अब इस पूरे केस में जो मशीनरी इन्वॉल्व है वो कौन लोग हैं? वो लोग इस पूरी प्रक्रिया के सबसे लोअर लेवल पर हैं और एक टारगेट ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे लेकर उन लोगों ने काम किया। इसमें 7 MBBS की डिग्री परस्यू करने वाले लड़के थे। जिस स्कूल में सेंटर बना उसके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इन्वॉल्व थे और कुछ ऐसे लोग जो उस इलाके में अपना प्रभाव रखते थे, जिनके पास जाकर अपने बेटी या बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखने वाले अमीर या गरीब मां बाप ने रुपयों का बंडल रख दिया। अब यहां से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं कि झारखंड की कांग्रेस समर्थित झारखंड की JMM सरकार क्या कर रही थी, NDA की सरकार बिहार में क्या कर रही थी, और कड़े सवाल प्रधानमंत्री से भी पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह बात कही जा सकती है कि सरकार ने लीक प्रूफ व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। लेकिन यही दूसरा सवाल है कि एक्चुअल में इस लीक को करने वाले लोग कौन थे? अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की चाहत में पागल मां बाप कौन थे? वो सभी लोग इस देश की 60 से 70% आबादी का हिस्सा थे, हमारे और आपके जैसे लोग थे। इसी वजह से जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने पूरी परीक्षा को रद्द करने से यही कहते हुए इनकार किया कि यह सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं था, इसके पीछे कोई नेशन वाइड नेक्सस नहीं था। यहां दाल में ही नमक था, नमक में दाल नहीं थी। लेकिन कितने लोगों को यह बात समझ में आएगी कि एक लीक हुई परीक्षा जितनी सरकार की जिम्मेदारी होती है, उतनी ही उस व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर मौजूद लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। और वहां सबसे पहले आते हैं वो मां बाप जिनका बस चले तो अपने बच्चों को पैदा होते ही गर्दन में स्टेथोस्कोप की टाई पहनाते। ये पूरा भ्रष्टाचार का नेक्सस इसीलिए सांस लेता है, इसीलिए जिंदा है, क्योंकि हमें लाइन तोड़कर कोई काम कर लेने के बाद की आत्मश्लाघा का आनंद सबसे सेक्रेड लगता है। हम ये बताने में बहुत विश्वास करते हैं कि आज मैं रेड लाइट तोड़कर आ गया और पुलिस वाला दूर से देखता रह गया। और यहां यह बात ध्यान देने की है कि मैं सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्न को बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं। NTA के द्वारा सेंटर एलोकेशन में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको नकार नहीं रहा हूं, बल्कि मैं इस सवाल के शोर भरे जवाब से हटकर एक दूसरे जवाब और दूसरे नजरिए को देखने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक और उदाहरण देता हूं। 1992 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। प्रदेश में होने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया और उसमें प्राविधान हुआ कि नकल करते हुए पकड़े जाने पर छात्र से लेकर अध्यापक और उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले लोग जेल जाएंगे। संवैधानिक दायरे में नकल और पेपर लीक को रोकने का यह सबसे कारगर उपाय था। लेकिन 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो सरकार में आएंगे तो इस नकल विरोधी कानून को खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं और उनके परिजनों ने मुलायम सिंह यादव को सरकार में लाया और वो कानून खत्म हो गया। मैं आज भी उस दौर के लोगों से मिलता हूं तो उस जमाने में 3rd डिवीजन पास हुए लोग ये फख्र से बताते हैं कि हमने राजनाथ सिंह के दौर में एग्जाम पास किया था। और अगली साल के 1st डिवीजन पास हुआ व्यक्ति भी गर्व से ये नहीं कह पाता है कि हम इस दौर में मुलायम सिंह के दौर में पास हुए हैं। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और मैं सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई नेताओं के उदाहरण इसी उत्तर प्रदेश और बिहार से दे सकता हूं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ईमानदारी से बता सकते हैं कि विधायक और सांसद अपने स्कूल और कॉलेज कई इसलिए खोला करते थे ताकि वो नकल करवाकर बच्चों को पास करवाएं और उनके मां बाप उन्हें वोट दे दे। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं। आज एक बच्चा UPSC, IIT, MBBS, SSC, चपरासी, सिपाही, दरोगा, बैंक क्लर्क, PO या किसी राज्य की कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा को पास कर लेता है तो 18 कोचिंग संस्थान उसी एक बच्चे पर क्लेम करने के लिए आ जाते हैं कि हमने इसे पढ़ाया है। आज 2026 में जिस नीट का पेपर लीक होने की बात आ रही है उसमें 22 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं। उसमें से 21,99,999 बच्चे कोचिंग संस्थानों में जाते होंगे। और NSSO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कम से कम 7 करोड़ छात्र किसी ना किसी तरह से कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं। भारत में कोचिंग का कारोबार ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिलाकर करीब 60,000 करोड़ के मूल्य का है और 2028 से 2034 के बीच में यह कारोबार 2 गुना तक हो सकता है। आज आप देश के किसी भी शहर में चले जाएं तो आपको एक पूरा इलाका कोचिंगों से पटा पड़ा मिलेगा। बड़े शहरों में 4x6 के कमरों में अनलिवेबल कंडीशन में बच्चे रह रहे हैं और ये पूरी इंडस्ट्री रन हो सके उसके लिए उनके माँ बाप एक बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं। हमने नीट के बच्चों को पढ़ाने वाले एक अध्यापक से बात की। उनकी बात सुनकर भी आप समझ सकते हैं कि कोचिंग संस्थानों और जो पेपर लीक है उसका नेक्सस किस तरह से काम करता है और उसको सही कैसे किया जा सकता है। देखिए, अब ये कोचिंग जो है ले चुका है बिजनेस का रूप, पूरी तरह से व्यावसायिक रूप ले चुका है। ये वो नहीं रहा जो हमारे बचपन में हुआ करता था, जहाँ पे बिल्कुल व्यावसायिकता अब हावी हो गई है इसके ऊपर। तो ये तो व्यावसायिकता को तो नहीं रोक पाएंगे आप, ये रहेगा, बिल्कुल हावी हो चुका है। अब हाँ, इतना जरूर हम कर सकते हैं कि कोचिंग का अस्तित्व ही क्यों,
तो अस्तित्व क्यों है, इसके पीछे मेरी बात ये रीजन जो समझ में आता है कि जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी शिक्षा विभाग है, वो अगर मजबूत होता है तो कोचिंग का अस्तित्व ही कम हो जाएगा, बच्चे भागेंगे ही नहीं कोचिंग की तरफ। तो जो स्कूलिंग हमारी है वहां पे भी प्रॉब्लम है, इसी वजह से कोचिंग अस्तित्व में है। आखिर कोचिंग के लोग एक टीचर को 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी देते हैं, और यही आप किसी 11th के स्कूल में चले जाइए, 1.5 लाख तो 2 लाख 1.5 लाख की इतनी सैलरी तो नहीं मिल रही होगी। तो अब क्या है कि जो प्रतिभाशाली टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, जो अच्छा पढ़ा भी सकते हैं, वो किधर अट्रैक्ट होंगे? तो वो उधर ही अट्रैक्ट ही होंगे जहां पे उनको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। और आज जिस वजह से हम ये पूरा विषय पर बात कर रहे हैं वो नीट 2026 के पेपर लीक का मामला है। इसमें पकड़े गए लोगों की प्रोफाइल थोड़ा आप देख लीजिए तो शायद तस्वीर और अधिक क्लियर हो जाएगी जो हम ऊपर बात कर रहे थे। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की एक बॉटनी की अध्यापिका को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने कहा कि वो नीट यूजी 2026 की परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और उसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के द्वारा एक विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। इस अध्यापिका के पास बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों की पूरी पहुंच थी और उसने इस नियुक्ति का फायदा अपने कोचिंग के प्रीमियम स्टूडेंट्स को देने के लिए उठाया। उसने इन पेपरों से सवाल निकाले और स्पेशल क्लासेस के जरिए उन स्टूडेंट्स को वो सब कुछ पढ़ाया जो पेपर में आने वाला था। अगर ये पकड़ी नहीं जाती तो पुणे में उन सिलेक्टेड बच्चों को माला पहनाते या मिठाई खिलाते, इसके बड़े बड़े पोस्टर लगते और अगली बार पुणे में पढ़ने वाले सारे बच्चे नीट की तैयारी करने इसके पास आते। अब तक कुल 9 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और ये सारे कोचिंगों में पढ़ाने वाले मास्टर हैं। पुणे से ही केमिस्ट्री के एक टीचर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। एनटीए द्वारा इस टीचर को भी परीक्षा में विशेषज्ञ के तौर पर शामिल किया गया था और इसने भी अपने प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए पुणे में अपने घर पर छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की। इन सत्रों के दौरान पेपर के प्रश्न, उसके विकल्प और सही उत्तर बताए गए जिन्हें छात्रों ने अपनी नोटबुक में लिख लिया। अब सवाल फिर से वही है कि अगर मुंसिफ ही कातिल बन जाएगा तो जमाने में कौन सर उठा के चल सकेगा। और मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि सड़क की अगर नाली में कचरा फंसा है तो उसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी को गुनहगार ठहराया जाए क्योंकि उनकी फोटो देश के स्वच्छता अभियान के बैनर पर लगी हुई है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इन सब के बाद भी सरकार की अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती है। लोकतंत्र का इतना महान पर्व पिछले 8 दशकों से हम इसीलिए मनाते हैं ताकि इन सारी समस्याओं का हल निकालने वाला कोई हो और जब कोई गड़बड़ी हो तो हमारे सामने कोई हो जिसके सर पर ठीकरा फोड़कर उससे सवाल पूछ सकें। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स से समस्या कभी हल नहीं हो सकेगी। जब तक एक परीक्षा में फेल हो जाने के बाद कोटा या दिल्ली में किसी बच्चे के जहन में यह डर रहेगा कि मेरे माँ बाप ने इतना इन्वेस्ट कर दिया है और उसकी वैल्यू क्या मैं वापस निकाल पा रहा हूं, तब तक ये मार्केट और चलन खत्म नहीं होगा। एनटीए ने नए रेगुलेशंस निकाल दिए हैं। अब बाकी परीक्षाओं की तरह नीट की परीक्षा भी ऑनलाइन यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शायद आने वाले दिनों में हमें जेईई जैसी साफ सुथरी व्यवस्था देखने को मिले, लेकिन कल एक और परीक्षा होगी, एक और पेपर लीक की बहस उठेगी। उससे पहले अगर हम ये समझ जाएं कि दिल्ली से चला हुआ पेपर यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, केरल में जाकर अगर लीक होता है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार गुनहगार नहीं है, उससे और बड़े और निर्मम गुनहगार हमारे और आपके आसपास रहने वाले लोग भी हैं। टॉप डाउन अप्रोच से अगर किसी जवाब को इतने वक्त में नहीं ढूंढा जा सका है तो वहां सर मारने के बजाय बॉटम अप अप्रोच भी लगाया जाना चाहिए, तो शायद जवाब हमें मिल जाए। हालांकि एनटीए और सरकार की जिम्मेदारी हमारे इन तर्कों के बाद भी खत्म नहीं होती है। एनटीए की कार्यप्रणाली में समस्याएं हैं और मुझे लगता है उन पर विस्तार से बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं। उसमें कई बातें हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना जरूरी है। हमने जिन टीचर से बात की उन्होंने भी एनटीए को लेकर के कुछ सलाह दी है, उसको भी आप सुन सकते हैं। एनटीए जो है, इस एनटीए के ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन एनटीए के पास अपने खुद के संसाधन नहीं। अब एनटीए को क्वेश्चन पेपर सेट कराना है तो एनटीए के पास अपने टीचर्स नहीं है, तो इनको बाहर के कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर ही ये काम आउटसोर्स करना पड़ता है। पेपर सेटिंग के लिए टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। एनटीए का अपना प्रिंटिंग प्रेस मुझे लगता है नहीं है, तो उसको भी इनको बाहर ही कॉन्ट्रैक्ट करके प्रिंटिंग करानी पड़ती है। एनटीए की अपनी लॉजिस्टिक्स, गाड़ियां जो पेपर को कैरी करेंगी और एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाएंगी, इसके लिए भी इनको बाहर से ही कहीं ना कहीं सर्विस लेनी होती है। तो बहुत ज्यादा संसाधन है जिसके लिए एनटीए बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट है, जो एनटीए के खुद के पास वो संसाधन है ही नहीं। तो वहां पे मेरा पॉइंट उठता था
कि एक एरिया ही अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे आर्मी कैंट एरिया में आपने ले लिया एक पोर्शन, एक लैंड ले लिया उतने दिनों के लिए। अब जो क्वेश्चन पेपर सेटर हैं वो भले बाहर से मंगाए जाएं, लेकिन वो रहेंगे उसी कंपाउंड के अंदर जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। प्रिंटिंग भी पॉसिबल हो तो वहीं पे सेटअप लगाइए या कुछ ऐसा करिए जिससे कि ये किसी भी हालत में मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रहे आउटसाइडर्स का, और जितने भी आउटसाइडर आए वो लॉक कर दिए जाएं। ये होगा अगर, तो हम एक बहुत अच्छा फाउंडेशन अपनी कंट्री के फ्यूचर के लिए जनरेट कर पाएंगे। और इन तमाम तर्कों के बाद आखिर में दो बातें। पहला कि इस देश में एक ट्रेंड चलता है। आज से एक दशक पहले यही लालच आईआईटी को लेकर था, क्योंकि वहां एडमिशन का मतलब था अमेरिका का वीजा और जीवन में गुणवत्ता में ओवरनाइट एक चेंज आना। आज नीट के साथ भी वही हाल है। वही लालच सबसे बड़ी वजह है कि दशकों की गरीबी में डूबा परिवार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बना लेना चाहता है। और जिसके पास पैसा है वो परिवार चाहता है कि घर की नेम प्लेट के आगे एक और डॉक्टर का नाम जुड़ जाए। इसका प्राइम एग्जाम्पल राजस्थान की बिवाल फैमिली का है और इसी 2026 के नीट का पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें एक ही घर की कम से कम 4 लड़कियां अभी अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं। और एक बार फिर से इस घर के एक और लड़के को डॉक्टर बनाने का जुगाड़ उन लोगों ने लगाया और पकड़े गए। उसके बाद से वो चारों लड़कियां कॉलेज कैंपसेस से और वो परिवार अपने घर से गायब हैं। और इन्होंने जब अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद पुलिस का मानना है कि इन्होंने पूरा नेटवर्क बना लिया, जिसमें अब वो पेपर लीक करके बेचने भी लगे थे। ये इस पूरी वीडियो के तर्कों से अगर किसी को समस्या है तो उसके लिए मैंने बताया है। इस कहानी को अगर आप देख लेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि अगर यह समस्या सरकार के पलड़े में 19 जाती है तो दूसरे पलड़े में जिसमें हम सभी आते हैं उसमें 19 से 1 आना कम भी नहीं होगी। अगर ऐसा बात की जाएगी तो बात अधूरी रह जाएगी। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई कि जब तक सिर्फ आप सरकार पर दोष मढ़ते रहेंगे तब तक आप उन असली गुनहगारों को बचाते ही रहेंगे। अगर सड़क टूटी है तो सरकार दोषी है, लेकिन अपने घर के सामने से बने खड़ंजे से ईंट उखाड़कर घर में रख लेने वाले लोग भी कम दोषी नहीं हैं। सरकारी कार्यक्रम से गमले चुरा लेने वाले भी लोग कम दोषी नहीं हैं। जिस तरह से परमाणु चेन रिएक्शन पर काम करता है उसी तरह से यह समाज भी काम करता है। एक सिरे को खींचते रहेंगे तो समस्या पर बात हो सकेगी, लेकिन समस्या हल नहीं हो सकेगी। अगर समस्या को हल करना है तो दोनों सिरों से उस चीज को हल करने की तरफ बढ़ना होगा। हमने कोशिश करी कि नीट की जो पेपर लीक का पूरा मसला है, इस पर जो तमाम बातें चल रही हैं, उस बहस के बीच में एक फ्रेश आर्गुमेंट दिया जा सके, एक ऐसा आर्गुमेंट दिया जा सके जो एक्चुअल में किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा हमारा मानना है। आपका मानना क्या है? YouTube का कमेंट बॉक्स खुला है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।